नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस सेशन में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग कवर करने वाले हैं और स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ड्रग का नाम, दैट इज मॉर्फिन सल्फेट। जब भी किसी ड्रग का नाम आता है तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात जो है वो आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि वो ड्रग की कैटेगरी क्या है और उस ड्रग का काम क्या है। उन दो चीजों पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डिपेंड करती हैं उससे रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अब मॉर्फिन सल्फेट के बारे में जब भी मॉर्फिन का कहीं पर भी नाम आपको सामने लिखा हुआ नजर आ गया तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि मॉर्फिन होता क्या है। मॉर्फिन होता क्या है, कैटेगरी अपने आप से डिफाइन हो जाएगी। मॉर्फिन हम किसके लिए देते हैं? पेन के लिए देते हैं। क्या किसी भी तरीके के पेन के लिए? क्या देखिए, हम चीजों को बाय द टाइम और भी सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से याद रह सके। मॉर्फिन सल्फेट किसकी ड्रग है? पेन की ड्रग है। लेकिन क्या किसी भी पेन में दे दे क्या? जी नहीं, मोस्टली हम इसको सीवियर पेन में यूज करते हैं, इसलिए हम इसे मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए ही काम में लेते हैं। मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए काम में लेते हैं। इसका मतलब पेन की मेडिसिन है, मतलब एनाल्जेसिक है। कोई दिक्कत है क्या इतनी चीज पता होने में? मॉर्फिन क्या है? एक तरीके की एनाल्जेसिक ड्रग है। अब किस तरीके की एनाल्जेसिक है? ये ओपिएट ड्रग है। ओपिएट, ओपियम, अफीम। और जिसने अफीम खा ली वो स्वर्ग में घूमता है। मतलब कि ये उन्हीं ड्रग्स में से एक है जिनका मिसयूज हो सकता है, जिनकी डिपेंडेंसी हो सकती है, जिनका एडिक्शन हो सकता है किसी को, इसलिए ये नारकोटिक्स में भी आती है। और नारकोटिक्स आपको देखिए, सिंपली कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, जितनी भी नारकोटिक्स हमारे देश में कैटेगराइज्ड हैं वो मेडिसिन सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से आपको कैसे रखी जानी चाहिए, वो सारी मेडिसिन आपको डबल लॉक में रखनी चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपको डबल लॉक्ड होनी चाहिए, यानी एक जगह पर दवाइयाँ जहाँ पर पड़ी हैं उसके वहाँ का लॉक और उसके बाहर भी एक शेल्फ का लॉक होना चाहिए। मॉर्फिन सल्फेट को मॉडरेट टू सीवियर पेन में काम में ले रहे हैं। एनाल्जेसिक ड्रग है, लेकिन किस तरीके की एनाल्जेसिक है? ओपिएट या फिर ओपियोइड ड्रग है। ओपिएट या ओपियोइड एनाल्जेसिक है। अगर हम इसे एक तरीके से और कैटेगराइज करें कि एनाल्जेसिक, ओपियम, ओपिएट या ओपियोइड के हिसाब से अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये क्या ड्रग है? ये ओपियोइड एगोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो टर्म हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा रखे हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो है, चलो हमारा, वो कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे उसको। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इन दो का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी एक्शन को, यानी कि किसी भी एक्शन को इनिशिएट कराना, किसी भी एक्शन को इनिशिएट कराना। एंटागोनिस्ट का मतलब है एंटी, यानी कि किसी भी एक्शन को ब्लॉक करना। क्या कहलाता है? एंटागोनिस्ट ड्रग कहलाती है, एंटागोनिज्म कहला जाता है। एगोनिस्ट ड्रग कौन सी? जो कि किसी भी एक्शन को इनिशिएट करती हैं, एगोनिस्ट हैं। तो ये किस एक्शन को इनिशिएट करती हैं? ये ओपिएट या ओपियोइड एक्शन को इनिशिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता है। एंटागोनिस्ट क्या होती हैं? ब्लोकर्स होती हैं। क्या करती हैं? किसी भी एक्शन को ब्लॉक करने का काम करती हैं। इतनी सी देर में हमने मॉर्फिन के बारे में जो चीजें डिस्कस कर ली हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या? मॉर्फिन एक पेन की ड्रग है, क्लियर है। पेन के साथ साथ में ये क्या काम करती है? सीडेशन का भी काम करती है, इसलिए ये एक तरीके की सीडेटिव भी है। समझ गए आप? पेन के अंदर ही हमने क्या पढ़ा हमने कि एक तरीके की ओपिएट या ओपियोइड ड्रग है और उसके एक्शन को इनिशिएट करती है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा था? ओपियोइड एगोनिस्ट, नॉट एंटागोनिस्ट, ओपियोइड एगोनिस्ट। अब मॉर्फिन सल्फेट भी दो तरीके की हो सकती हैं काम करने के हिसाब से।
कैसी कैसी हो सकती है? एक शॉर्ट एक्टिंग हो सकती है, एक लॉन्ग एक्टिंग हो सकती है। क्लियर है? एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहां से भी, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मॉर्फिन किसके लिए काम में लेते हैं? ब्रेक थ्रू पेन को कम करने के लिए काम में लेते हैं, यानी ब्रेक थ्रू पेन को रिलीव करने के काम में लाया जाता है। अब ये शॉर्ट एक्टिंग मॉर्फिन कितनी देर के लिए काम कर जाती है? पेशेंट को 3 से 4 घंटे के लिए पेन से रिलीफ दे देती है, 3 से 4 घंटे के लिए शॉर्ट एक्टिंग मॉर्फिन जो है। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग मॉर्फिन जो है वो कितनी देर के लिए रिलीफ देंगी? वो 8 से 12 घंटे के लिए पेन से रिलीफ देती है। क्लियर है? दूसरी चीज, डोज कितनी होती है इनकी? ब्रेक थ्रू पेन की जो मेडिसिन है उसकी जो डेली डोज है, इसकी सिंगल डोज है उसके बराबर होती है। समझ रहे हो आप? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जो मॉर्फिन होती है उसकी जो पूरी डोज है वो ब्रेक थ्रू पेन की अगर आपने पूरे दिन में जो डोजेज दे दी उसके बराबर इसकी डोजेज होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉर्फिन जरूरी नहीं है कि हम केवल पेन में ही काम में ले रहे हैं। मॉर्फिन जो है पल्मोनरी एडिमा में भी काम में आती है। और पल्मोनरी एडिमा में किस तरीके से काम कर रही है ये ड्रग आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी एडिमा को कम करने में, रिड्यूस करने में भी काम में आती है। कैसे? मॉर्फिन जो है वो विनस रिटर्न को कम करती है, विनस रिटर्न टू हार्ट। अब विनस रिटर्न अगर कम हो रहा है तो प्रीलोड भी जो है वो क्या होगा? कम होगा। प्रीलोड भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रीलोड और आफ्टर लोड दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज में। प्रीलोड और आफ्टर लोड, इनके दोनों के वर्ड मीनिंग अगर हम बता दें, प्रीलोड का मतलब होता है स्ट्रेच, ये ऐसे याद रखना है, इसकी बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन से अलग अलग तरीके से। आफ्टर लोड का मतलब है स्क्वीज। अब इससे भी हमें समझ में नहीं आया कि यार इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच और स्क्वीज का मीनिंग क्या है। प्रीलोड का मतलब है कि हार्ट को जो विनस रिटर्न हो रहा है, जो विनस का ब्लड जो हार्ट रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो जाता है ब्लड, ये ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये राइट वेंट्रिकल कितना स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, कितना स्ट्रेच हो सकता है, किसके लिए? इस ब्लड को रखने के लिए, दैट इज प्रीलोड। आफ्टर लोड क्या है? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को, जो ब्लड जो है वो लंग से आ गया है, उस ब्लड को कितने प्रेशर के साथ में कितना स्क्वीज हो, कितना उस रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए। आफ्टर लोड वो रेजिस्टेंस है जो कि यहां का रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए एओर्टिक वाल्व का, जिसको ओवरकम करने के लिए प्रेशर चाहिए, किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को स्क्वीज होने के लिए। वही क्या है? आफ्टर लोड है सिंपली टर्म्स में। प्रीलोड का मतलब स्ट्रेच किसका? राइट वेंट्रिकल का। आफ्टर लोड का मतलब स्क्वीज किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। किससे ओवरकम होने के लिए? उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए कितना प्रेशर उसको चाहिए ताकि ब्लड को पंप किया जा सके एओर्टिक वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल कितना स्ट्रेच होकर के ब्लड को अपने आप के अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज प्रीलोड। और भी अगर हम समझना चाहें तो प्रीलोड का मतलब है वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी कि वेंट्रिकल्स जो हैं फिल हो रहे हैं, वही क्या है? प्रीलोड है। यहां पर स्क्वीज होकर के वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं? एम्प्टी हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर लोड बोलते हैं। जैसे भी समझना हो आप समझ सकते हैं। प्रीलोड का मतलब स्ट्रेच, कितना स्ट्रेच है कि भी वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाए, कितना स्क्वीज करे कि वेंट्रिकल जो है वो एम्प्टी हो जाए, दैट इज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। अब देखते हैं मॉर्फिन का यूज क्या क्या है। सबसे पहला ही हमने क्या पढ़ा था, किसके लिए देते हैं भाई? पेन के लिए देते हैं, मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए। सबसे पहला यूज आपको पता होना चाहिए पेन के लिए। कैसा पेन? मॉडरेट टू सीवियर। इसीलिए हम इसको एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। और कैसा एनाल्जेसिक है ये? ओपिएट एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एगोनिस्ट का काम करता है। मॉर्फिन का नाम हम सबसे ज्यादा कहां सुनते हैं? एक तो एक्यूट एमआई के केसेज में, दूसरा कैंसर में। इसको डिस्कस करते हैं, कैंसर को पेन मैनेजमेंट में बाद में। एमआई में
प्रायोरिटी ड्रग है क्या? मॉर्फिन। किस लिए? पहली चीज पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, दूसरी चीज एंजाइटी एंड फियर से रिलीफ दिलाने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? किसका यूज है? मॉर्फिन का ही यूज होता है। अब आप कहोगे साहब एंजाइटी और फियर जो है वो कैसे दूर होता है? एंजाइटी और फियर को दूर करने में इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हेल्प कर रही है? इसका जो सिडेशन है, सिडेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एंजाइटी और फियर कम कर रही है। साथ में ये हार्ट रेट को भी कम कर देता है। कौन? बीपी को भी कम कर देता है। ये तीनों चीजें जो हैं वो एंजाइटी और फियर को दूर कर रही हैं। पेन भी कम हो रहा है। इन सब चीजों का मिला जुला प्रभाव क्या हो रहा है? इफेक्ट क्या हो रहा है कि हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। ऑक्सीजन डिमांड कम होगी तो पेशेंट को जो सब एक्सटर्नल पेन हो रहा है, क्रशिंग पेन हो रहा है, उससे रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। समझिएगा वापस एक बार के लिए, मॉर्फिन सल्फेट जो है वो पेन मेडिकेशन है। एमआई में इसका बहुत ज्यादा यूज है, ड्रग ऑफ चॉइस है। एमआई में पेशेंट को पेन को रिलीफ दिलाने के साथ साथ में ये एंजाइटी भी दूर करती है, फियर भी दूर करता है। किस वजह से? इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। साथ में ये हार्ट रेट को कम कर रहा है, बीपी को भी कम कर रहा है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट रेट को कम करना और सिडेशन जो है वो एंजाइटी और फियर कम करेगा, जिससे मायोकार्डियम की, हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही रीजन है कि जब आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहले इंजेक्शन मॉर्फिन या ऑक्सीजन, किस में? एमआई के केसेज में तो सबसे पहले मॉर्फिन। अब ये काफी बच्चों के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी रह जाता है कि सर कई जगहों पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन पहले देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल है। कोई फायदा नहीं है ऑक्सीजन देने का। ऑक्सीजन देने का क्या फायदा जब पेशेंट का जो मायोकार्डियम है उसकी ऑक्सीजन डिमांड इतनी ज्यादा हो रखी है और जितना आप ब्रीथ कर पा रहे हो वो, जब तक पेशेंट को पेन में रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक पेशेंट को ऑक्सीजन देने का कोई फायदा ही नहीं। ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ना उसके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मॉर्फिन इज कंसिडर्ड ओवर ऑक्सीजन। मॉर्फिन जो है वो प्रायोरिटी पे कंसिडर की जाती है ऑक्सीजन की बजाय में। किन केसेज में? अक्यूट एमआई के केसेज में, ताकि एंजाइटी भी कम हो पेशेंट की, फियर भी कम हो, मायोकार्डियम का ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी कम हो जाए और पेन में रिलीफ में मिल जाए। सारे पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। पेशेंट की आपको ईसीजी भी लेनी है, ऑक्सीजन भी लगानी है पेशेंट को, पेशेंट का ब्लड वर्क भी आपको करना है, मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करने हैं, वो सारे काम बाद में। सबसे पहले मॉर्फिन। अब पेन मेडिकेशन है तो एक और क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है मॉर्फिन को लेकर के। क्या क्वेश्चन आता है कि कोलिसिस्टाइटिस पहचानते हो भाई? कोलिसिस्टाइटिस क्या है? और पेंक्रिएटाइटिस। अब पेन तो इनका भी बहुत ज्यादा होता है। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर और पेंक्रिएटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज। इन केसेज में क्या हम मॉर्फिन यूज कर लें? क्या किसी समय में यूज किया जाता था? क्या नाम है? मॉर्फिन। अब एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कोलिसिस्टाइटिस और पेंक्रियाटाइटिस के केसेज में मॉर्फिन सल्फेट देते हैं क्या? नहीं देते। रीजन समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बिलियरी स्पाज्म कोज करता है। क्या कोज करता है भाई? बिलियरी स्पाज्म, बिलियरी ट्रैक्ट का स्पाज्म कोज करता है, जिसके अंदर जो पेंक्रियाटाइटिस के केसेज में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है उसका भी स्पाज्म कोज करता है। इसलिए इन केसेज में मॉर्फिन सल्फेट जो है वो नहीं दी जाती। आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है कई जगहों पर। अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के केसेज में ड्रग ऑफ चॉइस या ओपिएट ऑफ चॉइस क्या है? मॉर्फिन सल्फेट है, लेकिन अब यूज नहीं की जाती। काफी जर्नल्स हैं, काफी आर्टिकल्स आपको इसके बारे में मिल जाएंगे कोलिसिस्टाइटिस एज वेल एज पेंक्रियाटाइटिस के लिए, कि दोनों ही केसेज में हम मॉर्फिन सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ओपिएट ऑफ चॉइस नहीं है। इसलिए कोलिसिस्टाइटिस के केसेज में ड्रग ऑफ चॉइस या ओपिएट ऑफ चॉइस क्या है? मिपेरिडीन है, MEPERIDIN, मिपेरिडीन है। मॉर्फिन हम नहीं देते
किन केसेज में? कोलिसिस्टाइटिस और पैंक्रियाटाइटिस के केसेज में, क्योंकि बिलियरी स्पाज्म कोज कर रही है, स्फिंक्टरोपोडाई का स्पाज्म कोज कर रही है, नहीं दिया जाता। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं क्या मॉर्फिन को लेकर के कोई, कि इन केसेज में आपको नहीं देना? जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आपको आता है ना, एग्जाम्स में लेकर के, हम वो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मॉर्फिन सल्फेट जो है वो किन केसेज में नहीं दी जाती। सस्पेक्टेड हेड इंजुरीज के केसेज में कभी भी मॉर्फिन नहीं दी जाती। कारण भी समझ लीजिएगा कि सस्पेक्टेड या हेड इंजुरी के केसेज में, जो आपको रूल्ड आउट हेड इंजुरी है, उन केसेज में हम मॉर्फिन कभी नहीं देते। रीजन, मॉर्फिन सल्फेट जो है वो इंक्रीड आईसीपी के जो सिम्टम्स होते हैं उनका पता नहीं लगने देती। अब इसका मीनिंग क्या हुआ जी, कि इंक्रीड आईसीपी जो है, इंक्रीड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है, उसके जो सिम्टम्स हैं क्या होते हैं, पढ़ा होगा आपने कुशिंग्स ट्रियाड, कुशिंग्स ट्रियाड, नॉट सिंड्रोम, अलग चीज है। कुशिंग्स ट्रियाड क्या होता है भाई? 3 सिम्टम्स हैं जो कि इंक्रीड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्ड सिम्टम्स हैं, क्लासिक सिम्टम्स हैं। क्या? बीपी का ज्यादा होना, दूसरा हार्ट रेट का कम होना, तीसरा रेस्पिरेटरी रेट का कम होना। नोट कीजिएगा, बीपी का ज्यादा होना, हार्ट रेट का कम होना, रेस्पिरेटरी रेट का भी कम होना। ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, और इन तीनों सिम्टम्स को, जो ये तीनों सिम्टम्स हैं वो कुशिंग्स ट्रियाड में आते हैं, ये इंक्रीड आईसीपी को इंडिकेट करते हैं। अब सस्पेक्टेड हेड इंजरी के केसेज में आपको ये देखने को मिलेंगे, किस वजह से? क्योंकि आईसीपी जो है वो बढ़ गया है। अब मॉर्फिन सल्फेट क्यों नहीं देते सस्पेक्टेड हेड इंजरी के केसेज में? क्योंकि इंक्रीड आईसीपी के जो सिम्टम्स होंगे उनका पता नहीं लगने देता। कौन? मॉर्फिन। यानी इनके सिम्टम्स को मास्क कर देता है, इनके सिम्टम्स का पता नहीं लगने देता। कौन? मॉर्फिन। कि ये किसकी वजह से हो रहा है? मॉर्फिन की वजह से हो रहा है या आईसीपी की वजह से हो रहा है? समझ पा रहे हैं आप इसे? यहां पर आपने नई चीज यहां पर क्या सीखी है? कुशिंग्स ट्रियाड क्या है? इंक्रीड आईसीपी के सिम्टम्स हैं 3, बीपी का बढ़ा होना, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट का कम होना। ये तीनों सिम्टम्स एकदम से अपोजिट हैं किसके? शोक के क्लासिक सिम्टम्स जो हैं। शोक के केसेज में बीपी कम होगा लेकिन हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? बीपी कम लेकिन हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम। अब हम आपको एक छोटी सी चीज और यहां पर क्लियर कर देते हैं। कुशिंग्स ट्रियाड में जो ये बीपी है, इंक्रीड आईसीपी के केसेज में, ये बीपी क्या होता है? एक्चुअली बढ़ा हुआ हमने बताया आपको यहां पर, ये बढ़ा हुआ बीपी होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक्चुअल में बढ़ जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो और कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा वाइड होगा। इनके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं भाई? पल्स प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर, पीपी। इसका मतलब अगर सिस्टोलिक बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, तो दोनों के बीच का गैप ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब पल्स प्रेशर ज्यादा बढ़ा होता है। बेटर से कुशिंग्स ट्रियाड में या इंक्रीड आईसीपी के केसेज में पल्स प्रेशर जो है वो ज्यादा वाइडन हो जाता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो अब हमने सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हमने यहां पर पढ़ा, हेड इंजुरी, सस्पेक्टेड हेड इंजुरी के केसेज। रीजन, आईसीपी के जितने भी सिम्टम्स थे, इंक्रीड आईसीपी के सिम्टम्स, इंक्रीड आईसीपी के जितने भी सिम्टम्स है, मतलब बीपी का बढ़ा होना, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट को कम होना, ये मॉर्फिन जो है इनके सिम्टम्स को मास्क कर देगा, पता ही नहीं लगने देगा। इसलिए हमें हेड इंजरी का या इनका बेटर वर्ड्स में बोलें तो इंक्रीड आईसीपी को, या आईसीपी बढ़ रहा है क्या, उसका पता नहीं लगने देगा। कौन? मॉर्फिन। इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सस्पेक्टेड हेड इंजरी के केसेज में। दूसरी चीज, बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हमने देखा भी, कोलिसिस्टाइटिस के केसेज में हम नहीं देते। बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हम उसमें सब कुछ आ गया, चाहे से कौन, चाहे कोलिसिस्टाइटिस है या किसी
बाइल डक्ट का कोई इन्फेक्शन है और उसके साथ में पेंक्रेटाइटिस का कोई केस है, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडाइक में भी स्पाज्म जो है वो कोज करता है कौन, मॉर्फिन सल्फेट नहीं दिया जाता बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। बिलियरी ट्रैक्ट की सर्जरी हुई है तो भी नहीं देंगे, सेम कोज है, सेम रीजन है कि उसमें भी सिम्टम जो स्पाज्म है वो कोज करेगा। साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं भाई इसके हम, बहुत इंपॉर्टेंट हैं मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स। देखिएगा, हमें एट्रोपिन से थोड़ा सा कंपैरिजन करने को भी मिल जाएगा। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो मॉर्फिन के नाम से ही हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैटेगराइज करने की कोशिश की है, कुछ बचेंगे उनको अलग से पढ़ेंगे। मॉर्फिन का सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या है, एट्रोपिन क्या काम करता है, एट्रोपिन हम काम में भी लेते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है या कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। एट्रोपिन में हमने पढ़ा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, माइड्रियासिस कोज करती है, इसलिए प्यूपिल का जो डायमीटर है वो डायलेट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, प्यूपिल का साइज ज्यादा हो जाता है, माइड्रियासिस कोज करती है। लेकिन मॉर्फिन सल्फेट क्या करती है, मियोसिस का काम करती है, यानी कि प्यूपिल को छोटा कर देती है, प्यूपिल का साइज छोटा कर देती है। हमने माइड्रियासिस और मायोसिस दोनों को याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया है, क्योंकि 2 दिन बाद में भूल जाते हैं कि यार माइड्रियासिस में प्यूपिल का साइज बढ़ता है या मायोसिस में बढ़ता है। माइड्रियासिस की स्पेलिंग ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब प्यूपिल का साइज ज्यादा बढ़ाता है। मियोसिस की स्पेलिंग छोटी है, इसका मतलब प्यूपिल का साइज छोटा करता है। अब एक चीज और आप यहां पर नोट कीजिएगा कि मॉर्फिन सल्फेट जो है वो मियोसिस कोज करती है। हमने इसके लिए कहीं पर भी दवाई नहीं दी। हम साइड इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, हम मियोसिस कोज करने के लिए मॉर्फिन का काम कभी भी, मॉर्फिन को कभी भी काम में नहीं लेते हैं। मॉर्फिन का एक तरीके का साइड इफेक्ट है, और अगर इस मॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए, मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो प्यूपिल का साइज कैसा हो जाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाती है। और एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पिन पॉइंट प्यूपिल किसको इंडिकेट कर रही है, मॉर्फिन सल्फेट की ओवरडोज को। समझ लीजिएगा, ओवरडोज को किसकी, मॉर्फिन सल्फेट की, मॉर्फिन का नाम ही नहीं आया, ओपिएट की ओवरडोज का, या फिर इनकी टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रही है कौन, प्यूपिल साइज का पिन पॉइंट हो जाना, पिन पॉइंट की तरह से वह छोटी सी रह जाती है कौन, प्यूपिल, यही और ये इसकी ओवरडोज या टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड, इसके साइड इफेक्ट से रिलेटेड। रूटीन में मॉर्फिन जो है किसी को भी दिया, मियोसिस तो कोज करेगी ही करेगी। पिन पॉइंट प्यूपिल हो गई, इसका मतलब डोज उसको ज्यादा चली गई है, उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है या फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है। नेक्स्ट, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, पोजीशन चेंज की वजह से, यानी कि लेटे हुए हैं तो बैठने पर, बैठे हुए हैं तो खड़े होने पर, बीपी में चेंज आने की वजह से, बीपी सडनली कम होने की वजह से पेशेंट को जो चक्कर आता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कोज करता है। रिकॉल कीजिएगा, हमने अभी बोला था कि मॉर्फिन तो बीपी को बढ़ाने का काम करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है वो कम करने का काम करता है, इसीलिए पेशेंट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो कोज होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर का मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है, पेशेंट का जो रेस्पिरेशन रिफ्लेक्स है उसी को ही डिप्रेस कर देता है। इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो किसको लीड करता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, जब पेशेंट ब्रीद ही नहीं कर रहा, वेंटिलेट ही नहीं कर रहा है, तो हाइपोक्सिया को लीड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल, दूसरा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी, तीसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कोज करता है। और ये कंसर्न होना चाहिए मॉर्फिन के पेशेंट्स में कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। पी का मतलब फिजिकल डिपेंडेंस, एच का मतलब हिस्टामिन रिलीज, नॉट सो इंपॉर्टेंट।
आई का मतलब क्या है, इंक्रीड आईसीपी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, इसीलिए सस्पेक्टेड हेड इंजरी के केसेज में हम मॉर्फिन नहीं देते हैं। एन का मतलब क्या है, नोजिया, नोजिया वोमिटिंग भी, वेस्टिबुलर सेंसिटिविटी की वजह से नोजिया वोमिटिंग पेशेंट जो है वो फील होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई का मतलब क्या है, यूफोरिया, यूफोरिया, ये तो भाई अत्यंत खुशी की बात है, बहुत पेशेंट लगता है जैसे जन्नत में घूम रहा है, स्वर्ग में घूम रहा है पेशेंट, ठीक है ना। और इसी यूफोरिया की वजह से पेशेंट जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, पेशेंट को एडिक्शन हो जाता है मॉर्फिन का अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो हालांकि मॉर्फिन की जो ड्रग्स हैं वो अगर सही मात्रा में दी जाएं तो एडिक्शन जो है वो इतना जल्दी होता नहीं है। अब यहाँ पर मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, म्यूसिस, प्यूपिल साइज छोटा होना, और पिन पॉइंट प्यूपिल जो कि ओवरडोज या टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है के लिए सिग्निफिकेंट है। ओ का मतलब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और आर का मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एक इंक्रीड आईसीपी, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने एक देखा जाए तो एक्रोनिम निमोनिक उसकी हेल्प से हमने डिस्कस कर लिया। क्या इसके अलावा भी कुछ बचता है क्या? जी बचता है, और वो क्या है कि एक तो ये जीआई मोटिलिटी को कम करता है, जीआई मोटिलिटी को कम करता है, जीआई मोटिलिटी को कम करता है। तो क्या कोज करता है, पैरालाइटिक इलियस कोज करता है, पैरालाइटिक इलियस। एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस क्या है, आप देखोगे मोस्टली एब्डोमिनल सर्जरीज में पेशेंट के हम बावल साउंड्स का वेट करते हैं, या जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में, चाहे सर्जरी कोई भी हुई है, सर्जन वेट करता है कि उसके बावल साउंड्स जो हैं, बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो एक बार नॉर्मल हो जाएं, फिर पेशेंट को पर ओरल जो है शुरू कर दिया जाएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है पेशेंट की कम हो गई है। यहां पर जीआई मोटिलिटी की वजह से, कम होने की वजह से जो इलियस का जो पैरालिसिस होता है उसे हम बोल रहे हैं पैरालाइटिक इलियस, यानी इलियस में कोई मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, एग्जाम्स में आ सकता है। पैरालाइटिक इलियस, पेशेंट को पैरालाइटिक इलियस की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया मॉर्फिन देने के बाद में, रीजन क्योंकि जीआई मोटिलिटी जो है वो कम हो गई है। एक दो जो इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं ये एट्रोपिन की तरह से ही हैं। एट्रोपिन जैसे कॉन्स्टिपेशन कोज करता है वैसे ही ये भी कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। एट्रोपिन भी क्या है, यूरिनरी रिटेंशन कोज करता है, तो ये भी यूरिनरी रिटेंशन जो है वो कोज करता है। ध्यान में रखने वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन दोनों का दोनों कोज करता है कौन, मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज की अगर हम बात करें, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी जो प्यूपिल का साइज जो है वो कम हो जाता है। प्यूपिल का साइज तो नॉर्मल में भी कम होता है, और कैसा हो जाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल साइज हो जाना टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। टॉक्सिसिटी होगी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो और भी ज्यादा होगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो और भी ज्यादा होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ज्यादा होगा तो पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है। ये दो चीजें जो हैं आपको इंपॉर्टेंट दिमाग में रखनी है मॉर्फिन सल्फेट को लेकर के, पिन पॉइंट प्यूपिल साइज, दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट। और पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है कैन लीड टू कोमा, ओवरडोज या टॉक्सिसिटी के केसेज में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो नर्सिंग इंटरवेंशंस में हम पढ़ते हैं किसी भी ड्रग को लेकर के, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसको लेकर के, मॉर्फिन को लेकर के। सबसे पहली चीज, मॉर्फिन जो है वो एक नारकोटिक ड्रग है। नारकोटिक ड्रग का मतलब हमने अभी बताया डबल लॉक में रखी जानी चाहिए सारी की सारी ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स वो हैं जिनका एडिक्शन हो सकता है, किसी को भी मिसयूज होगा, जिसको अब्यूज में काम में आती हैं, अब्यूज हो सकता है, तो ये नारकोटिक ड्रग हैं। तो इसको स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, और आपकी फैसिलिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से जिसने एडवाइस किया, फिजिशियन ने, सर्जन ने, उनके सिग्नेचर होंगे। पर्टिकुलर अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है।
जो कि मतलब स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंटेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी पेशेंट को मॉर्फिन दी जानी है, तो वाइटल साइंस में क्या देखेंगे आप? सबसे पहले हमने बता दिया आपको, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो कोज करती है। इसका मतलब रेस्पिरेशन रेट को कम करने का काम करती है, रेस्पिरेशन रेट को कम करती है। रेस्पिरेशन रेट, अब मान लीजिए किसी पेशेंट की ऑलरेडी कम है, आपने उसको मॉर्फिन दे दिया, इसका मतलब और ज्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, इसलिए पेशेंट को मॉर्फिन नहीं देंगे। इसका मतलब आपको मॉर्फिन देने से पहले किसी भी पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट जो है वो देखनी है, और ये रेस्पिरेटरी रेट अगर 12 से कम है, 12 पर मिनट से कम है, तो मॉर्फिन एडमिनिस्टर नहीं की जाएगी। नोटिफाई टू योर डॉक्टर, प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स का कि कौन सा वाइटल साइन देखा जाता है? मॉर्फिन के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले रेस्पिरेटरी रेट देखी जाती है, कितनी कम हुई तो नहीं देंगे, 12 से कम हुई तो 1% भी नहीं देंगे। क्या इसका कोई एंटीडोट भी है क्या? बहुत रिपीटेडली भाई क्वेश्चन आया है आज तक इसको लेकर के। मॉर्फिन सल्फेट की ओवरडोज हो गई या टॉक्सिसिटी हो गई तो इसके लिए कोई एंटीडोट बना हुआ है क्या? जी है, और उस ड्रग का नाम क्या है? नेलोक्सोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। पर्चियाँ हमने आपको पढ़ने के तरीके भी बताए कि भाई नर्सिंग में कैसे पढ़ाई करनी है, बहुत कम पढ़ना होता है, मतलब जो लिमिटेड जो पढ़ना होता है ना, उनको आप स्लिप्स बना करके, जो कि पर्चियाँ छोटी छोटी फ्लैक्स बना लीजिए और अपने आने जाने अपने डेस्क के सामने लगा के रखिए, ताकि जो चीज़ें हैं नेलोक्सोन आप पढ़ते नहीं हो, रूटीन में हमारे काम में नहीं आती ऐसी ड्रग्स, तो उसका फ्लैग लगा के रखिए सामने, ताकि आपको ये चीज़ें रिकॉल होती रहें, याद दिलाते रहें कि अच्छा यार मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट क्या है? नेलोक्सोन। याद आया, ठीक है, अदरवाइज वहीं पर सामने रिवाइज हो गया, आपको कहीं पर वापस बुक्स नहीं खोलनी पड़े, अपने नोट्स आपको वापस नहीं खोलने पड़े। मॉर्फिन सल्फेट के बारे में हमारे पास में दोस्तों जितनी चीज़ें होती हैं, हम आपको ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रमोशन के रूप में काम में ले रहे हैं हमारे कोचिंग सेंटर का, ऐसा हमको इंस्टीट्यूट चला रहे हो। हम जो कुछ पढ़ाते हैं, हमारे पास में जो कुछ चीज़ें हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इनके प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। तो इसका एंटीडोट क्या है भाई? नेलोक्सोन है। एक एनाल्जेसिया का टाइप होता है भी पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। ये पेन मैनेजमेंट में जिनको पेन मेडिकेशन कंटिन्यू चल रही होती है, कंप्यूटर ऑपरेटेड, कंप्यूटर से सेट जो ड्रग्स रहती हैं एक्चुअली ना, और इसके बारे में हम सेपरेट क्लास ले लेंगे, एक PCA पहले हमने बता भी रखा है शायद स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो में। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया में ड्रग ऑफ चॉइस है कौन? मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया में। पेशेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि इतनी देर में 5 मिलीग्राम मॉर्फिन जानी है, सेट है वो उतनी ही जाएगी उसके हिसाब से। क्लियर है? इसके अलावा IV मॉर्फिन जो है ओवर द 5 मिनट्स जो पेशेंट को दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप इसको रैपिडली आपने पेशेंट को पुश कर दिया, IV पुश कर दिया। क्या हो सकता है? पेशेंट का सडन BP गिर सकता है। सबसे पहली चीज, पेशेंट का BP जो है वो सडन फॉल होगा। दूसरा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से पेशेंट को, हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है, ब्रीदिंग जो है वो पेशेंट की बंद हो सकती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम नर्सिंग इंटरवेंशंस में बता रहे हैं कि नारकोटिक ड्रग है, इसलिए स्ट्रिक्टली जो है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है, इसलिए सबसे पहले वाइटल साइंस में इसको रेस्पिरेटरी रेट देखी जानी चाहिए। 12 से कम है तो हम इसको एडमिनिस्टर नहीं करते। ओवरडोज हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसका एंटीडोट है हमारे पास में कौन है? नेलोक्सोन है। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया में ड्रग ऑफ चॉइस है कौन? मॉर्फिन। कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, सेट रहता है, पेशेंट की बॉडी पे लगा हुआ है, और मॉर्फिन जो है वो उसी हिसाब से रिलीज होती रहती है। IV मॉर्फिन जो दिया जा रहा है वो कम से कम 5 मिनट्स में दिया जाना चाहिए। सडनली आप उसको IV पुश कर दोगे तो BP जो है वो गिर सकता है, पेशेंट का ब्रीदिंग जो है वो बंद हो सकती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से। ये सब कुछ था आज के हमारे इस सेशन में मॉर्फिन सल्फेट को लेकर के थ्योरी पार्ट से। इसके नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, 2 से 3 पार्ट्स में लेकर के आएंगे, ताकि आपकी एक एक चीज़ें
क्लियर हो जाएं। वैसे क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आराम से एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एनक्लेस के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।